गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट का ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ ऑब्जेक्टिव आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। उससे आगे का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपके थ्योरी में नहीं था उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके सिलेबस में है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्थिर आवेशित कण के निकट, स्थिर आवेशित कण के निकट, स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर नंबर ए ऑप्शन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा। धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन है, ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गतिमान होगा। ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होगा। सी नंबर ऑप्शन है, आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होगी। आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होगी। और डी नंबर ऑप्शन है, ए बी आवेश में चक्रण गति। डी नंबर ऑप्शन है, आवेश स्थिर रहेगा। आवेश स्थिर रहेगा।
रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर नंबर ए में है कि धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा, ऋणात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होगा, आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होगी, आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होगा। देखो क्वेश्चन बहुत सुंदर कहते हैं स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर कहता है कि अगर एक स्थिर चार्ज के निकट प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दे तो चार्ज तो आप जो दो होता है जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर स्थिर चार्ज के निकट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दे तो कहता है कि धन आवेश यदि रहेगा तो वो फील्ड के दिशा में गति करेगा, लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा। अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होगा। फिर सी नंबर में कहते हैं आवेश में चक्रण गति उत्पन्न होगा, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। और डी नंबर में कहते हैं आवेश स्थिर रहेगा। तो भैया अगर चार रेस्ट में है तो उसमें मोशन तो तभी आ सकता है जब फोर्स लगेगा। बिना फोर्स का मोशन नहीं हो सकता। तो यदि हम यहां पर इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें तो जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दर्शाते हैं, क्रॉस साइन से। ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कहां आरोपित किया है, ये चार्ज के पास, ये चार्ज के निकट हमने मैग्नेटिक फील्ड आरोपित की है। क्योंकि कहता है स्थिर आवेशित कण के निकट प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए, तो मैंने एक प्रबल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चार्ज के निकट आरोपित किया है। मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है लेकिन ये चार्ज कैसा है, स्थिर आवेश है, मतलब इसका वेग जो है वो 0 है, ठीक है। अगर फिर मान लो कि मैं ध्यान से समझो, ये चार रेस्ट में है, धन आवेश है और इसके बगल में मैंने एक प्रबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और चार रेस्ट में तो वेग क्या होगा, 0 होगा। अगर चार रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो आप एक बात बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, F बराबर, आप पढ़े हुए, F बराबर QVB साइन थीटा, पढ़े नहीं पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है QVB साइन थीटा। अब हमको ये बताइए जब ये चार रेस्ट में है तो रेस्ट में तो V क्या होगा, 0। तो यहां V का मान 0 रखिएगा तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, 0। अब फोर्स का मान 0 होगा तो चार रेस्ट में रहेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए डी नंबर। क्या होना चाहिए, डी नंबर। देखते हैं किताब में कौन सा आंसर दे रखा है। 12 नंबर 12 का ऑप्शन दे रखा है डी, 12 का ऑप्शन डी, अर्थात इसका आंसर डी होगा। क्योंकि फोर्स 0 है तो चार रेस्ट में रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज में जो मोशन आता है ना वो चार रेस्ट में होगा, चार्ज रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा मतलब विराम में होगा। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज में मोशन बिना फोर्स के नहीं आ सकता। जब फोर्स ही 0 है तो चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो या कोई चार्ज हो। आज जो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट अनंत लंबाई के
किसी सीधे धारावाही मतलब कैरेंट केयरिंग, धारावाही चालक के निकट एक आयताकार लूप, धारावाही चालक के निकट धारावाही निकट एक आयताकार धारा लूप, निकट एक आयताकार धारावाही लूप, धारा लूप कहता है, आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है, स्वतंत्र रूप से स्थित है, तथा दोनों एक दूसरे के समतल में है, तथा दोनों एक दूसरे के समतल में है, और यहां आपको एक चित्र दे रखा है, यह है आयताकार धारा लूप। इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाया गया है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन आयताकार धारा लूप है, ये चित्र आपको दे रखा है। और इसके बगल में एक समांतर धारावाही लूप है, वायर सीधा वायर है, इसमें भी करंट ऐसे दिखाया गया है, ऐसे। तो हमको पहला ऑप्शन दे रखा है दोनों के बीच आकर्षण होगा, पहला ऑप्शन है दोनों के बीच आकर्षण होगा। नंबर बी में कहता है कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। और नंबर सी में कहता है धारा लूप में घूर्णन होगा, धारा लूप में घूर्णन होगा। और नंबर डी में कहता है दोनों स्थिर स्थिति में होंगे, दोनों स्थिर स्थिति में होंगे, स्थिति मतलब पोजीशन में होंगे। ये क्वेश्चन है आपका, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहते हो, समझो।
क्वेश्चन कहता है कि अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक, यह है अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है। देखिए ये अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक है और इसके समीप जो है, निकट जो है, एक आयताकार धारा लूप जो है वो स्वतंत्र रूप से रखा हुआ है, मतलब इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो कहता है कि तथा दोनों एक दूसरे के समतल में है, दोनों एक दूसरे के प्लेन में रखा हुआ है। जैसे मान लो ये जो है आपका प्लेन है बुक का, और यहाँ पर एक आयताकार लूप रखा हुआ है, इसके बगल में अनंत लंबाई के सीधा धारावाही वायर रखा हुआ है, तार रखी हुई है। तो कहता है दोनों एक दूसरे के समतल में है, तो नंबर ए में कहता है दोनों के बीच आकर्षण होगा, नंबर बी में कहता है दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, नंबर सी में कहता है धारा लूप में घूर्णन होगा, नंबर डी में कहता है दोनों स्थिर स्थिति में होंगे। एवं बताइए, आपने पढ़े हो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कि दो समांतर धारावाही चालक में यदि करंट फ्लो हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगा, बताइए आप। देखिए ये एक सीधा वायर है और इनके पैरेलल में ये जो आयताकार धारा लूप है, इनका ये वाला साइड पैरेलल में है और ये वाला साइड में करंट जो है वही करंट ये वाला साइड में आपको दिख रहा है, सेम करंट है दोनों में। तो अब करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो सीधे धारावाही चालक में करंट के प्रवाह जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा लेती है वो कैसे लेती है, चालक के तल के लंबवत संकेंद्रीय वृत्त में। जैसे मान लीजिए ये सीधा वायर है, और इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो आपको ये अंगूठा का रखना है करंट की डायरेक्शन में, ओनली जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वही होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये बताइए कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉक। इसका मतलब वायर में नीचे से ऊपर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा लेगा, एंटी क्लॉक। तो दोनों में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक पैदा लेगा। तो इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और इसका भी करंट नीचे से ऊपर है तो इनका भी करंट जो होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉक होगा। तो इस करंट के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बाहर की तरफ। बाहर के लिए डॉट चिन्ह का यूज करते हैं, अंदर के लिए क्रॉस। अब आपको दिखाना है कि यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, तो आप बाएं हाथ का अंगूठा नियम यूज करेंगे जिसमें तर्जनी होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। तर्जनी होना चाहिए किधर, मैग्नेटिक फील्ड में। मध्यमा होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा जिधर जाएगा वही फोर्स होगा। तो देखिए करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो तर्जनी को ऊपर रखिए, अंगूठा इधर आया तो यहां पर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अब यहां देखिए, ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। इसको बाहर की तरफ रखिए तर्जनी को, और करंट किधर ऊपर, तो इसको घुमा दीजिए। देखिए करंट चल गया ऊपर, अंगूठा उधर गया तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। इस पर फोर्स लग रही है इधर, इस पर फोर्स इधर, इसको हम कहते हैं आकर्षण बल, अर्थात यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो आज अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि समान गतिज ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं समान गतिज ऊर्जा, समान गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन, युक्त प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कण, तथा अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल किसी एक समान, किसी एक समान, किसी एक समान अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र, अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र, अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र, अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र, अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, में प्रवेश करते हैं, में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यदि उनके द्वारा तय, यदि उनके द्वारा तय किए गए, यदि उनके द्वारा, उनके द्वारा तय किए गए, तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं, वृत्तीय पथ, पथ की त्रिज्याएं, वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं मतलब रेडियस, क्रमशः, क्रमशः आरपी तथा आर अल्फा हो तो नंबर ए में कहता है आरपी डिवाइडेड बाय आर अल्फा बराबर 2। नंबर बी में कहता है आरपी डिवाइडेड बाय आर अल्फा बराबर 1/2। नंबर सी में कहता है आरपी बराबर आर अल्फा, और नंबर डी में कहता है आरपी लेस देन आर अल्फा। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, समझो। कहते हैं कि समान गति ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं क्रमशः आरपी तथा आर अल्फा हो, आरपी तथा आर अल्फा हो तो नंबर ए में कहता है कि आरपी बट्टे आर अल्फा बराबर 2। नंबर बी में कहता है आरपी बट्टे आर अल्फा बराबर 1/2, और नंबर सी में कहता है आरपी बराबर आर अल्फा, और नंबर डी में कहता है आरपी लेस देन आर अल्फा। देखो क्वेश्चन को समझो। कहता है एक समान काइनेटिक एनर्जी है, किसका? प्रोटॉन और अल्फा कण का। मतलब प्रोटॉन अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ठीक है। तो कहता है किसी एक समान अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कहते हैं प्रोटॉन अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और वो एक समान अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।
यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं, अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल अस्थाई मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रही है और वृत्तीय पथ ग्रहण कर रही है, इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टिकल जो है प्रोटॉन अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है। क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तब जाकर के उसका जो पथ होता है वो सर्कुलर होता है, ये आप पढ़े हुए हैं। तो उनके द्वारा तय की गई वृत्तीय पथ की जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः आरपी तथा आर अल्फा है। तो हमको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन राइट होगा। आरपी बट्टा आर अल्फा इक्वल टू 2, आरपी बट्टा आर अल्फा इक्वल टू 1/2, आरपी बराबर आर अल्फा, और नंबर डी है आरपी लेस देन आर अल्फा। तो देखो ध्यान से कैसे ये हल होगा, इसको हम बताते हैं, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं यहां बता रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये अस्थाई मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मान लो कि अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ऐसे है। एक चार्ज पार्टिकल कौन कौन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है। ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है और सर्कुलर पथ पर आ जाता है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और ये ऐसे जा रहे थे, परपेंडिकुलर मूव करेगा तब ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। किधर मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर। तो ये अल्फा कण है, प्रोटॉन है। तो अब कहता है कि यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका रेडियस होता है आरपी, मतलब प्रोटॉन के लिए आरपी रेडियस सर्कुलर पाथ का, और अल्फा पार्टिकल के आर अल्फा रेडियस। तो कौन सा रिलेशन राइट होगा। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मूव करता है तो उसके लिए रेडियस के इक्वेशन आप पढ़े हैं। क्या पढ़े रेडियस के इक्वेशन, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था रेडियस के इक्वेशन, आर इक्वल टू क्यू भी बट्टे कंफर्म कर देते हैं। मैंने रेडियस के इक्वेशन पढ़ाए थे कि जब सर्कुलर पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो रेडियस का इक्वेशन होता है वो कितना होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में देखो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में कब घूम सकता है, जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये ऐसे घुस जाएगा, ऑलरेडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसमें अल्फा कण का रेडियस दे रखा आर अल्फा, और प्रोटॉन का रेडियस दे रखा आर प्रोटॉन। तो हमको पूछ रहा है कि दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन आएगा। तो देखो यहां से रेडियस के इक्वेशन होता है आर इक्वल टू होता है एम भी बट्टा क्यू बी। आर इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिएगा, थ्योरी में पढ़ाया हुआ, आप देखिएगा उल्टा करके। तो मैंने पढ़ाया कि जब चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका जो पथ होता है वो पथ सर्कुलर हो जाता है, और उस सर्कुलर पथ का रेडियस होता है आर बराबर एम भी बट्टे क्यू बी। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के आधार पर बताइए, पहले आप प्रोटॉन की बात कीजिए। प्रोटॉन के लिए देखिए, प्रोटॉन का रेडियस कितना दे रखा है, यहां देखिए प्रोटॉन का रेडियस दे रखा आरपी। तो आर के जगह रखिए आरपी बराबर एम क्या है, प्रोटॉन का मास, और भी क्या है, भी तो देखिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो दोनों की स्पीड इक्वल होगा। तो आप यहां भी तो इक्वल होगा डिवाइडेड बाय क्यू। क्या है, क्यू है प्रोटॉन का चार्ज, तो आप क्यू पी लिखिए आप इसको, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
और आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आ जाइए बीटा अल्फा के लिए, अल्फा के लिए बताइए अल्फा का रेडियस क्या दे रखा है, आर अल्फा, तो आप लिखेंगे आर अल्फा, और यहां पर एम क्या हो जाएगा, अल्फा का मास हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एम अल्फा। और वेग चूंकि दोनों की काइनेटिक देखो समान गति ऊर्जा है, गति ऊर्जा समान, इसका मतलब दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो ये भी होगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ जो Q है वो क्या हो जाएगा, अल्फा का चार्ज, तो यहाँ आप लिखेंगे Q अल्फा। उसके बाद B है मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा दे दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना है आपको। समीकरण 1 क्या है, आर पी, और इसमें भागा देना है आर अल्फा से, आर अल्फा, तो बराबर हो जाएगा आरपी का मान कितना है आपका एमपी, और डिवाइडेड बाय एमपी इंटू भी है, और डिवाइडेड बाय क्या है क्यूपी, इंटू क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें भागा किससे देना है, समीकरण 2 से, तो इससे भागा दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अल्फा, और इंटू क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम अल्फा इंटू भी से भी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आरपी बट्टे आर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एमपी बट्टा क्यू पी, और गुना हो जाएगा क्यू अल्फा और डिवाइडेड बाय एम अल्फा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब शायद तुमको पता होगा, नहीं पता है तो समझो बेटा, अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है, तो मास ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्योंकि अल्फा किसको कहते हैं यार, अल्फा कहते हैं हीलियम कण को कहते हैं ना, तो हीलियम का द्रव्यमान 4 ना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना ज्यादा होता है, और अल्फा के जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का दुगुना होता है, तो अल्फा का चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का दुगुना, अब यहां पुट कर दीजिए आप, ये इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसलिए यहां हो जाएगा, देखिए यहां पुट करना है आपको आरपी बट्टे आर अल्फा इक्वल टू, यहां एमपी की जगह क्या रखना है, देखो यहां एमपी है, ऊपर में एमपी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है क्यूपी गुना, यहां क्यू अल्फा की जगह कितना रखना है 2QP डिवाइडेड बाय, और एम अल्फा की जगह क्या रखना है 4MP, तो एमपी कैंसल, क्यूपी कैंसल, तो ये हो जाएगा, या क्या हो जाएगा आरपी बट्टे आर अल्फा, अब बराबर यहां क्या बचा 2/4 बचा कि नहीं, 2 है ये, दो बट्टे 4 ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो यहां हो जाएगा आरपी बट्टे आर अल्फा बराबर 1/2, होगा कि नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आप आंसर बी लिख सकते हैं, यही आंसर होगा। क्या समझ में आया, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में दिया जाएगा।